नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम के मिजाज के साथ जो बदल गया है और के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। जी हां, बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसका कारण ठंड जो बढ़ चुकी है पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। तो कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले पड़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा में आज भी बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से ये जो बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में भी जताई गई है। अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में 17 नवंबर तक मौसम खराब रहेगा। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, तो चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके, ठंड जो है वो चारों तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो पंजाब हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में 2 दिन से बारिश देखने को मिल रही है। तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ चुकी है। तो अगर बात की जाए हिमाचल की, तो वहां पर बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला के कुफरी नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, तो वहीं मनाली, डलहौजी समेत कई जगहों पर भी बर्फबारी हुई है। जनजातीय क्षेत्रों के कई गांव जो शेष दुनिया से कट चुके हैं। हिमाचल में मौसम ने एक बार से फिर अपना मिजाज बदला है और ठंड बढ़ चुकी है। प्रदेश की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके चलते तापमान लुढ़क गया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक मोहन सिंह ने बताया कि लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है और अगले 24 घंटों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 नवंबर से 21 नवंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है और मौसम के बदले मिजाज से प्रदेश का तापमान जरूर लुढ़क गया है। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। रणवीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो रणवीर, शिमला में फिलहाल किस तरह का मौसम का मिजाज है, बर्फबारी कहां पर हो रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से कैसी संभावना जताई जा रही है? देखिए अमृत, शिमला में जो है कुफरी और नारकंडा में देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है और रुक रुक कर जो है बर्फबारी हो रही है। पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। कोरोना को छोड़कर ये मौसम का जो मिजाज बदला है, हर लिहाज से हिमाचल के लिए बेहद लाभदायक है। और जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मनाली, वहां पर भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चंबा के डलहौजी में बर्फबारी हुई है और लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति की जो ऊंची चोटियां हैं उसमें पिछले कल ही जो है बर्फबारी हुई थी और देर शाम होते होते जो है काफी ज्यादा जो है हिमपात हुआ है। और किन्नौर में देर रात से ही ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जो जनजातीय इलाके हैं वो शेष दुनिया से कटे हैं और लाहौल स्पीति के इलाके भी कट चुके हैं। अभी ये ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है कि अटल टनल जो है बंद है या नहीं है। जिस तरह से मनाली में 1 से 2 इंच बर्फबारी हुई है, तो शायद हो सकता है कि उसे जो है बंद कर दिया जाए। और रोहतांग के लिए पिछले कल ही जो है आवाजाही बंद हो गई थी। जहां तक मौसम विभाग की बात करें, आज शायद राहत मिल पाए बारिश और बर्फबारी से। जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। और रणवीर, अगर बात की जाए पर्यटकों की, तो किस तरह का सिलसिला है उनके आने का? क्योंकि इस मौसम की बात की जाए तो हर बार इस समय में पर्यटक तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है क्योंकि कोरोना का कहर भी लगातार सामने है। बिल्कुल अमृत, पर्यटकों के आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन उस तादाद में पर्यटक अभी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये बर्फबारी हुई है शिमला में, मनाली में, चंबा में, तो जाहिर सी बात है कि पर्यटकों के आने का सिलसिला जो है और ज्यादा बढ़ेगा। आमद जो है पर्यटकों की बढ़ेगी। कोरोना की स्थिति जरूर है, लेकिन पिछले कल ही तस्वीरें आई थी कि किस तरह से रोहतांग में बर्फ के पावों के बीच जो है पर्यटक मस्ती करते हुए नजर आए थे। शिमला में भी काफी पर्यटक हैं और इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि अभी और आमद जो है पर्यटकों की बढ़ेगी, क्योंकि अब ये जो बर्फबारी है जो
ऊंचे इलाके हैं, जैसे कुफरी का इलाका है, नारकंडा है, वहां पर अब जो है बर्फ के दीदार पर्यटकों को होंगे, तो इस लिहाज से आमद जो है बढ़ेगी। लेकिन ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कल से जो है 21 तारीख तक मौसम जो है साफ रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन कोरोना की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, पिछले कल भी हिमाचल में 383 केस थे और एक्टिव केसेस 6800 से ज्यादा हैं। तो ऐसे में ठंड का बढ़ना जो है इस वायरस के लिहाज से जो है सही नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल रणबीर, तो काफी कुछ बदला हुआ है इस बार, तो मौसम का बदलता हुआ मिजाज भी जो कई महीनों से लाभदायक नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मशाला में किस तरह का मौसम का मिजाज है जान लेते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, बात की जाए हिमाचल की तो मौसम का मिजाज तो यहाँ पर बदला है, मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। फिलहाल धर्मशाला में और आसपास के इलाकों में किस तरह की स्थिति है? तो विचित्र को एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको फिर से बता दें कि हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल चुका है। प्रदेश की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके चलते तापमान लुढ़क गया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि इस बार अगर बात की जाए, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार तादाद ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ज्यादा पर्यटक ठंड वाले इलाकों में जाने से गुरेज कर रहे हैं। तो हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। अगर बात की जाए शिमला की, तो कुफरी नारकंडा में लगातार जो रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं अगर बात की जाए धर्मशाला की, तो वहां भी ठंड बढ़ चुकी है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी हो रहा है। मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ चुकी है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, किस तरह का मौसम का मिजाज धर्मशाला में, बर्फबारी क्या यहां पर हो रही है और मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले दिनों के लिए? देखिए अमृत, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मौसम विभाग की ओर से जो वो साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अब आने वाला वक्त जो है वो बर्फबारी और बारिश का ही होने वाला है। क्योंकि अभी जो है वो बीते कल ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। हालांकि कल जो है वो मौसम साफ रहने वाला, लेकिन उसके बाद जो है वो बर्फबारी और बारिश के आसार बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि मैं आपको साफ तस्वीरें जो है वो अमृत दिखाता हूँ, तो आपको ये दीदार करवाते हैं कि देखिए ताजा बर्फबारी जो है वो पहाड़ों पर हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में, और आप ये भी देख रहे होंगे कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से जो है अभी जो है वो पूरी जो ये फिजाएं हैं वो इस वक्त जो है वो बूंदाबांदी और उस से भी जो आटी पड़ी हुई है। साफ तौर पर ये जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी जो है वहां पर देखने को मिली है। तो लगातार इस तरह से जो है वो अब जिस तरह से ये इसी महीने में यानी नवंबर महीने में ही अगर ये पहले इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं अब ये प्रतीत हो रहा है कि अब बहुत जल्द जो है वो इस बार का जो ये सीजन है, जो सर्दियों का सीजन है, वो काफी बेहतर खुशनुमा रहने वाला है और पर्यटकों की आमद भी बढ़ेगी। हालांकि कोरोना काल चला हुआ है, बावजूद इसके कोरोना काल में भी जो है वो एहतियात बरतते हुए जो है वो तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से की गई हैं और जो होटलियर्स हैं उनकी ओर से भी की गई हैं और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी ओर से भी तैयारियां की गई हैं। तो अमृत, इस बार काफी कुछ जो है वो अब उम्मीद है कि बढ़ने वाला है, पर्यटन सीजन बढ़ने वाला है और तमाम सारी चीजें जो है वो देखने वाली हैं। क्योंकि सीजन की पहला हिमपात ही बहुत बढ़िया नजर आ रहा है ऊंचे क्षेत्रों में। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो वो बर्फबारी, ताजा बर्फबारी जो यहाँ पर हुई है। अमृत, बिल्कुल विचित्र, तो कितनी ठंड इस बार पड़ती है ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल शुरुआत नवंबर की हुई है तो तापमान लुढ़क चुका है और ठंड काफी देखने को मिल रही है पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। शुक्रिया विचित्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। तो वहीं अगर बात की जाए मैदानी इलाकों की, तो पंजाब, हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी लगातार
बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक भी बारिश होने की संभावना है। तो एक तरफ जहां पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों का भी यही हाल है। दिवाली के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। अमृतसर से लेकर बठिंडा तक बारिश हुई, साथ ही कई जगह तो ऐसी थी जहां बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े। हम आपको बठिंडा और फिरोजपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ तक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। बठिंडा में ओले पड़े हैं, तो मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिवाली के बाद अमृतसर से लेकर बठिंडा तक बात की जाए पंजाब की, तो वहीं साथ साथ हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी बारिश देखने को मिली। तो वहीं ये जो बारिश है वो आफत बनकर भी आई है। मानसा में आसमान से मौत बरसी है। आसमानी बिजली गिरने से यहां एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। एक तरफ तो ठंड जो काफी बढ़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कल लगातार हो रही बारिश के चलते आसमान में जो बिजली गड़कती दिखी, इसी बिजली के गिरने से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। और अब बात करते हैं दिल्ली की। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में अमित शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने कहा, दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट को 2 गुना किया जाएगा, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की मोबाइल टेस्टिंग वैन को कुछ खास स्थानों पर तैनात किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड बेड की संख्या तो ठीक है, लेकिन आईसीयू बेड की संख्या कम है। केंद्र सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि डीआरडीओ का जो सेंटर है वहां पर अगले 2 दिनों में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो अमित शाह और केजरीवाल की बैठक हुई है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो देखने को मिल रहा है, उसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जहां चिंतित नजर आ रही है, वहीं पर साथ मिलकर काम करने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैक मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 547 नए केस सामने आए हैं, जबकि 22 मौतें हुई हैं। जालंधर में सबसे ज्यादा 113 नए मामले सामने आए हैं। मोहाली में जो 89 मामले, पटियाला में 72 नए मामले, लुधियाना में 64 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। जालंधर में 5 मौतें हुई हैं। बठिंडा में 4 लोगों ने दम तोड़ा है। गुरदासपुर, होशियारपुर में भी 2-2 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं मुक्तसर और संगरूर में भी 2-2 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। तो पंजाब में भी अब कोरोना एक बार फिर से तांडव मचा रहा है। हॉटस्पॉट रह चुके जालंधर में एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं।
तो पंजाब के साथ ही हरियाणा में भी कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1957 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। 1930 मरीजों को हालांकि अस्पताल से 24 घंटों के दौरान छुट्टी भी मिली है, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामले एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 643 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 515, हिसार में 163 नए मामले, सोनीपत में 136, रोहतक में 52, झज्जर में 61 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों की राहत के बाद जिंदगी जब दोबारा से पटरी पर परत रही थी कि इसी दौरान कोरोना ने एक बार फिर से अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। बात करते हैं पानीपत की, जहां अवैध पटाखे बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। पार्षद, उसके पिता और पूर्व पार्षद समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस की वर्दी फाड़ने का आरोप, चौकी इंचार्ज के साथ बदसलूकी, तो ये तमाम जो धाराएं दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। तो अवैध तौर पर पटाखे बेचने के मामले में जब रोकने की कोशिश की गई चौकी इंचार्ज की ओर से, तो उसके साथ बदसलूकी की गई, वर्दी फाड़ी गई, काम में बाधा डाली गई, मोबाइल छीना गया। तो इन तमाम धाराओं के तहत अब पार्षद, उसके पिता और पूर्व पार्षद के समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोई बात नहीं। सुमित भारद्वाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो सुमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही अभी तक हुई है? हम बिल्कुल कार्रवाई के नाम पर अभी तक जो है चौकी इंचार्ज की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर जो है 11 लोगों के खिलाफ दर्ज कर ली है और उसमें तकरीबन 11 धाराएं भी लगाई गई हैं। पार्षद भी है इसमें, अंजलि शर्मा है, उनके पिता है और अन्य जो 9 लोग और हैं वो बाय नेम सभी के एफआईआर दर्ज की है। और डीएसपी ने मामले में जानकारी देते हुए उनका कहना था कि एफआईआर तो जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी जांच का विषय है। जांच में जो सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो वीडियो सामने आया है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पार्षद अंजलि शर्मा और उनके पिता पूर्व पार्षद किस तरह से पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जी शुक्रिया सुमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामला जो दर्ज किया गया है पार्षद, उसके पिता और पूर्व पार्षद के समेत 10 लोगों पर, और अलग अलग जो धाराएं हैं जैसे सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस की वर्दी फाड़ना, मोबाइल छीनना, मौके से सबूत खत्म करने के आरोपों के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। और बात करते हैं कैथल की, जहां प्राइवेट बस चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां कंडक्टर ने सरकारी बस के चालक को रॉड मारी, जिसके सर से खून बहा। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बस चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छोटूराम चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक प्राइवेट बस चालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां कंडक्टर ने सरकारी बस के चालक को रॉड मार दी। आपस में कुछ तकरार हुई, लेकिन कहा सुनी के बाद बात इस कदर बढ़ गई कि कंडक्टर जो था प्राइवेट बस का, उसने सरकारी बस के चालक को रॉड मार दी। बात करते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की, जिन्होंने अपने पति अर्जुन पुरस्कार विजेता पारुपल्ली कश्यप के साथ हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मुलाकात की और हिमाचल में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा जताई। राज्यपाल ने हिमाचली परंपरा के मुताबिक साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया और राजभवन का जो स्मृति चिन्ह
उसका चित्र भी भेंट किया। पारुपल्ली कश्यप ने कहा कि बहुत से खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए विदेश जाते हैं, जबकि ये प्रशिक्षण उन्हें हिमाचल में ही दिया जा सकता है। सायना और कश्यप ने सीएम जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की और अपनी मांग दोहराई। उन्होंने हिमाचल में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा जताई है। बात करते हैं चंबा के जंगलों की, जहां पर आग लगी है और इस आगजनी से करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि चंबा मुख्यालय के आसपास के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग के ही पसीने छूट गए। धूं धूं कर ये जंगल जलते रहे। अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ दावा करते रहे। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की सभी योजनाएं धरी की धरी रह गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मुख्यालय के आसपास जंगलों में पूरी तरह से आग लगी हुई है, जिसकी वजह से सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लोग जानबूझकर जंगल में आग लगा देते हैं ताकि बारिश हो, लेकिन इससे बारिश नहीं बल्कि नुकसान होता है। स्थानीय लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि इस तरह से जंगल में आग लगाने वालों को पकड़कर उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से कोई भी ऐसा काम ना करे। आग लगी है, इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं वो भी मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। और एक तो दिवाली का वो है, वहाँ पे पोल्यूशन ऑलरेडी है और इससे ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। लोगों को गलतफहमी है कि आग लगाने से बारिश होती है और घास ज़्यादा निकलता है, पर इससे मतलब काफ़ी नुकसान होता है। तो वहीं दिवाली की रात कुल्लू में भी आग का तांडव देखने को मिला है। यहां आग से 2 मकान, एक होटल और 3 शेड जलकर खाक हो गई और इस पूरी आगजनी में 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आगजनी में बेघर हुए जो परिवार हैं वो अब मांग की गुहार लगा रहे हैं। 11 सदस्य बेघर हो चुके हैं। कुल्लू में 4 जगह आगजनी की घटनाओं ने अब परेशानी बढ़ा दी है। तो 2 मकान, एक होटल और 3 शेड जलकर खाक हो गए इस आगजनी में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत।